बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। हर हफ्ते की तरह राना गुलजार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अपने बड़े बिजी स्केड्यूल में से हमें अपना वक्त देते हैं और अक्सर हम बात करते हैं सी पैक के ऊपर। आज जरा मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और फिर हम सी पैक के ऊपर आएंगे। राना साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया सर, इट्स माय प्लेयर। वेलकम सर। राना साहब, ये फरमाइएगा, हम कनाडा से शुरू करते हैं। अक्सर हम सीपैक और पाकिस्तान में बात करते हैं। कनाडा में एक आपकी मिनिस्टर हैं, सेलिना रॉबिन्सन। उन्होंने रिजाइन किया है। वजह क्या है? क्या पाकिस्तान की तरह वहां पे भी कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है? जी सर, ये यस्टरडे हमारी एक प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, उन्होंने मिस रॉबिन्सन, उन्होंने रिजाइन किया है। उन्होंने लास्ट वीक एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। तो उसने, क्योंकि वो प्रो इसराइल उनकी अप्रोच थी, तो उन्होंने बात इस तरह से की थी कि जो यहूदियों को वहाँ पे बसाया गया था फ़लस्तीन में, तो क्रैपी लैंड्स, उन्होंने कहा था कि वो लैंड्स किसी काम की नहीं थी, उसकी प्रोडक्शन नहीं थी, वो ऐसे ही बंजर ज़मीनें थी, क्रैपी लैंड्स थी जिन पे उनको बसाया गया। तो जो यहूदियों पे या इसराइल के वजूद पे लोग उंगलियां उठाते हैं, वो ठीक नहीं उठाते। तो उसके वो प्रो इसराइल जो स्टेटमेंट है, उस पर रिएक्शन यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी का है कनाडा में, वो बहुत ज़्यादा हुआ। लास्ट वीक काफ़ी मुजाहरे हुए उनके खिलाफ, और फिर जिसके जवाब में उन्होंने को 3 बार माफ़ी भी मांगी, अपोलोजाइज किया उन्होंने। बट जो लोग हैं, वो उनका सब्र का पैमाना लबरेज होता रहा और स्ट्राइक्स चलती रहीं, बल्कि उनके ऑफिस में तोड़ फोड़ भी हुई, काफ़ी मुजाहरे हुए और मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठाई गई। तो जिसके जवाब में फिर यस्टरडे जो है उन्होंने रिज़ाइन किया, और साथ में ये भी प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट इलेक्शन जो है, वो नेक्स्ट टाइम से इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगी, यानी कि सियासत से भी रिटायर हो जाएंगी। अच्छा राना साहब, वैसे तो एफ्रो कैनेडियंस जो हैं या एफ्रो अमेरिकन जो हैं वो रेडिकल होते हैं। लाइक वो इस जो अमेरिकन ट्रेडिशनल स्टांस है यूरोप का, वेस्ट का रिगार्डिंग इसराइल, उसको तस्लीम नहीं करते। और फिर ये क्या ये इस्लामोफोबिया के उसमें कॉन्टेक्स्ट में भी लिया गया है? जी सर, देखें, जो नॉर्थ अमेरिका है, जिसमें अमेरिका और कनाडा दोनों शामिल होते हैं, तो इसमें जो ज्यूज लॉबीज हैं, ये जो ज्यूज कम्युनिटी है, उसका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस, कारोबार, सब जिसका पूरी दुनिया पे गलबा है। तो बेसिकली उनके हेडक्वार्टर्स यहीं पे हैं। तो उनकी लॉबीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि हमेशा जो है वो नॉर्थ अमेरिका बैकिंग करता है इसराइल की। इसराइल ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसका इन्फ्लुएंस जाहिर है कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बड़ा ग्रास रूट लेवल तक है, कनाडा में भी और अमेरिका में भी। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका में पाबंदियां भी लगाने की कोशिश की गई कि अगर कोई मुजाहरे करता है फ़लस्तीन की फेवर में, अच्छा। तो उनको रोकने की कोशिश की गई, उन पे पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद लोग मुजाहरे किए, अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा जो है मुजाहरा हुआ। बट स्टिल जो गवर्नमेंट्स हैं, वो प्रो इसराइल हैं, प्रो ज्यूज हैं, और उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और अभी भी आपने देखा होगा कि बाइडेन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ी जो है वो जो मदद है इसराइल की, अभी भी बिलियंस डॉलर की जो है लास्ट 3 डेज में वो साइन की है। ठीक है, तो वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं। इसराइल ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, तो डेफिनेटली कनाडा का चूंकि जो सारा सिस्टम है वो चलता है, ये अमेरिका के थ्रू है। तो कनाडा कभी भी जो है, ये कैनेडियन पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज, वो कभी भी अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जाती। तो प्रो अमेरिकन, प्रो इसराइल, प्रो ज्यूज उनकी पॉलिसी रही है, और ये भी ऐसे ही चलती रहेगी। अच्छा, वैसे राना साहब, ये जो लिबरल पार्टी है जिसके जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो तो काफी अच्छा जेस्चर देते हैं टूवर्ड्स ऑल कम्युनिटीज और बड़ा अपने आप को लिबरल शो करते हैं। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो वो थोड़ी सी हैरान कुन होती है ना। लाइक वो जो एक तासुर है वेस्ट का, लिबर्टी का, वो टूट जाता है। राणा साहब, दूसरी तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। ये कार्ल टकरसन बड़े नॉन जर्नलिस्ट हैं अमेरिका के और बड़े ब्रेव भी माने जाते हैं। और इन्होंने तहिया किया कि मैं जाके वो इंटरव्यू लेता हूँ प्यूटन का, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया।
और उन्होंने उसकी उसकी तोजी भी दी। उन्होंने कहा कि जनाब हमारा राइट है कि हम असल बात को जाने, और बहुत सारे अमेरिकन उसको नहीं जानते। और मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं लेने जा रहा कि मैं प्यूटन के कोई इश्क में मुब्तला हूं, मैं अमेरिका के इश्क में मुब्तला हूं। अमेरिका को पता होनी चाहिए कि असल हकीकत क्या है। यूक्रेन में हमें जो बताया जा रहा है वो बात नहीं है, और अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में वो गिरता जा रहा है। अमेरिकन को उसका पता होना चाहिए। ये क्या हो रहा है वेस्ट में? ये खुद वेस्ट के जो जर्नलिस्ट हैं जिनको रियलिटी का पता चल रहा है, वो तस्लीम कर रहे हैं कि दुनिया तब्दील हो गई है। अमेरिका इज नो मोर अ डोमिनेंट पावर इन द वर्ल्ड। जी, मैं आप ही की बात को सेकंड करूंगा कि लास्ट 2 वीक्स में जेपी मॉर्गन, जो कि अमेरिकन बहुत बड़ा कह लें कि इंस्टीट्यूशन है, और उसके बाद वॉल स्ट्रीट, जो कि बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस है अमेरिका का, उसने जो है लास्ट 2 वीक्स में 2 से 3 बार जो है ये स्टेटमेंट्स दी हैं। ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है, वो अमेरिकन डॉलर की, अमेरिकन जो हाकमियत है दुनिया में, उसको ख़त्म करने जा रहा है। तो ये आवाज़ें अमेरिका से उठ रही हैं। आपने जिन जर्नलिस्ट की बात की, ये सारे एक्चुअली अब एक वेव चल पड़ी है कि जो आज़ाद आवाज़ें हैं, जो इंडिपेंडेंट कह लें कि इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो जर्नलिस्ट हैं, या जो आवाज़ें हैं, उनको भी ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि हमारे साथ सच नहीं बोला जा रहा, या जो आधा सच शेयर किया जा रहा है, आधा नहीं किया जा रहा। तो वो इस तरह की चीज़ें सामने आना तेज़ी से शुरू हो गई हैं। और जो आपने व्लादिमीर पुतिन की बात की है, तो पुतिन आफ्टर ब्रिक्स, उसका किरदार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है पूरी दुनिया में। अगर आप देखेंगे कि अभी सऊदीया ने उसको ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, और 20 और मजीद कंट्रीज उसको ज्वाइन करें, तो वो बहुत बड़ा एक जॉइंट ग्रुप बनने जा रहा है। और ऑलरेडी जो है वो अपनी एक करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। और पूरी दुनिया से उसकी जो मेंबरशिप्स है, वो लैटिन अमेरिका, अर्जेंटाइन से लेकर चाइना तक, ये तकरीबन पूरी दुनिया है। तो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उसके मेंबर्स बन रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। जो ग्लोबल सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन विद इन अमेरिका या विद इन नॉर्थ अमेरिका लोगों के साथ सच नहीं बोला जा रहा, या उनको ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई जा रही। तो जो लोग दूर अंदेश हैं, जिनको नजर आ रहा है कि अगले 10 से 20 सालों में दुनिया क्या होने जा रही है, तो उन्होंने अब आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं, जिसमें जेपी मॉर्गन, वॉल स्ट्रीट और दूसरे इंस्टीट्यूशंस का जो है वो किरदार, इवन वर्ल्ड बैंक भी कई बार अब ये बात कर चुका है कि अब जो पावर का महवर है वो नॉर्थ अमेरिका से एशिया की तरफ खिसकना शुरू हो गया। और एशिया में जो किरदार है वो पुतिन का है, वो चाइनीज प्रेसिडेंट का है, और इसी तरह जो है वो किसी हद तक अब कह लें कि इंडिया भी जो है बड़ी तेजी से उसमें सामने आ रहा है। तो थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट नाउ। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। इसी हवाले से हम बात करते हैं, जब पावर शिफ्ट हो रहा है एशिया की तरफ, और एशिया में इस वक्त सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सीपैक है, इनफैक्ट जो बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और आपने फरमाया जी कि ब्रिक्स जो है वो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस देने जा रहा है, वो वैल्यूज देने जा रहा है जिससे दुनिया का निजाम चलता है। वो वेस्ट के वैल्यूज खत्म हो जाएंगे और ईस्ट के स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो इस हवाले से आपको जो सीपैक है उसका क्या फ्यूचर नजर आ रहा देखिए, सीपेक को मैं जो फ्यूचर देखता हूँ वो एक ट्रायंगल है बेसिकली। वो ब्रिक्स, बीआरआई और सीपेक, ये एक त्रिकोण है, ट्रायंगल है, जो इस वक्त जो है पर्टिकुलरली जो हमारा एशियन रीजन है, साउथ एशियन रीजन है, उसमें तो जो पावर डायनामिक्स है वो चेंज होने जा रहा है। और इवन पाकिस्तान में भी जो सीपेक है वो अंडर जो है बीआरआई, जाहिर है बीआरआई का वो एक पार्ट है, कंपोनेंट है। और इसी तरह पाकिस्तान भी अब ज्यादा देर जो है ब्रिक्स से बाहर नहीं रहेगा। इसके लिए ऑलरेडी जो है निगोसिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं, टॉक स्टार्ट हो चुकी हैं। सिर्फ इंडिया की थोड़ी बहुत रिजर्वेशन हैं पाकिस्तान की शमूलियत पे, जिस पे रशिया ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है। अगेन पुतिन साहब ने, उसका क्योंकि किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कलीदी है? किरदार है उनका ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे, कि वो इंडिया को जो है राम कर लेगा इस मामले में, और बहुत जल्द पाकिस्तान इसका हिस्सा होगा। तो पाकिस्तान के लिए ग्लोबल इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट लेने की जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान अंडर सीपेक, बीआरआई और ब्रिक्स का हिस्सा होते हुए, जो हमारे यहाँ इस इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो भी सिचुएशन चल रही है, तो वो अगले 3 से 5 सालों में किसी हद तक जो है वो पिक्चर चेंज हो सकती है, और हमारे हालात जो है तेजी से चेंज हो सकते हैं पॉजिटिव साइड। और उसी को सामने रख के भी इंतजार सिर्फ हो रहा है कि एक न्यू सेटअप आए पाकिस्तान में। कल इलेक्शन भी है, आफ्टर इलेक्शन कदरे सिर्फ पाकिस्तान को एक चीज चाहिए, वो है कि कदरे स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। जो ही वो पॉलिटिकल सिस्टम आता है, ठीक है, कि जमहूरी गवर्नमेंट है, थोड़ी स्टेबल होती है,
तो आप देखेंगे कि सी पैक का जो सेकंड फेज है वो भी फौरन स्टार्ट होगा, ठीक है, और जिसमें जो है बहुत सारे नए मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत बिलियंस डॉलर की फंडिंग आ रही है। तो इसी तरह जो है मैंने पहले भी बात की थी कि एक नया सी पैक गल्फ की तरफ से आ रहा है। ये सब कॉन्फिडेंस जो है ये सी पैक का दिया हुआ है, चाइना और रशिया का दिया हुआ है, और गल्फ से जो है वो सी पैक इक्वल एक और बहुत बड़ा सी पैक आ रहा है, ठीक है। मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छी खबरें हैं, लेकिन ये त्रिकोण को आप याद रखें, जो ये ट्राइंगल है ब्रिक्स की, सीपेक और बीआरआई, ये तीनों जो है पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो है अगले 3 से 5 सालों में जो है वो सिनेरियो को चेंज करने जा रहे हैं। राणा साहब, मैं इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, बल्कि एक नई न्यूज आपने दे दी है। गल्फ में एक नया सी पैक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो क्या है? थोड़ी तफसीलात बताएं ना। सर, गल्फ से सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, ये तीनों मिल के जो है वो सीपेक के इक्वल जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, जिसमें जो है ऑलरेडी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हो चुकी है, और जो गल्फ कंट्रीज हैं वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जो ही न्यू प्राइम मिनिस्टर आता है, नई गवर्नमेंट आती है, तो अगले 3 से 6 महीने में जो निगोसिएशन हुई है उसको फाइनल करके ये प्रोजेक्ट जो है इस साल के मिड में, जून जुलाई में जो है स्टार्ट हो, जिसमें ऑलरेडी सऊदी अपने कार्ड्स जो है वो ओपन कर चुका है कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वो $20 बिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कुछ गवादर में ऑयल रिफाइनरी में, कुछ जो है हमारा जो चिटागी का एरिया है वहाँ मिनरल्स के हवाले से हैं, ये जो गोल्ड के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सेंदक, उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो $20 बिलियन तो सिर्फ सऊदी अरेबिया की कमिटमेंट है, और इसी तरह कतर और यूएई, इनकी भी मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि अभी पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप है, तो वो चीज़ें अभी स्लो डाउन है। जैसे अभी केयर टेकर सेटअप का आपने देखा होगा कि वो पीआईए की निजकारी का अमल भी फाइनल कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको भी स्टॉप किया। तो वो इसलिए केयर टेकर सेटअप की वजह से चीज़ें जो है वो पॉज हैं, अदरवाइज जो है वो कोई ऐसा इशू नहीं है। जो ये नया सेटअप आता है तो विद इन 3 मंथ्स यू विल सी के जो नए सी पैक की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको नज़र होता हुआ नज़र आएगा, और इंशाल्लाह आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं हम उस पर दोबारा से जो हमारी बातें उनको हम दोबारा से रिपीट करेंगे कि देखें जो हम बातें कर रहे थे वो अमली जामा पहनना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा राणा साहब, तकरीबन ना 55% प्लस दुनिया की पॉपुलेशन इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर रही है। यूएस में इलेक्शंस होने हैं, इंडिया में होने हैं, पाकिस्तान में होने हैं, बांग्लादेश में रिसेंटली अभी हुए। इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, जिसकी आप बात भी कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए ताकि सीपैक के समराज से हम फायदा उठा सकें, आपको लगता है इलेक्शंस के बाद एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? पहले इस पे बात कीजिए, तो फिर हम जाते हैं पार्टी वाइज के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का विजन क्या है सीपैक के बारे में। जी, इसमें डॉक्टर साहब ऑलवेज देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, जो कंपैरिजन होता है। तो लास्ट जो 2 से 3 सालों में जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है, ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, जिसमें हमारा मुआशी नुकसान ज्यादा हुआ है उस अनस्टेबिलिटी की वजह से। तो कंपैरेटिवली जो है आफ्टर द इलेक्शन आपको जो है वो चीज़ें ज़्यादा मुतवाज़न नज़र आएंगी, ज़्यादा आपको चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती नज़र आएंगी। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि एकदम से कुछ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बड़ी एक्सीलेंट परफॉर्म करना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं है। कंपैरेटिवली एक बेटर इन्वायरमेंट होगा, और जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है खास तौर पे, आपको पता है कि उसको सबसे पहले जो है वो स्टेबल चीजें चाहिए उसको, ठीक है ना, उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके बाद उसको जो उसकी इन्वेस्टमेंट है जाहिर है उसकी सिक्योरिटी चाहिए होती है उसको, तो उस हवाले से ये चीजें उसको फेवर करती हैं। तो नहीं राणा साहब, माजरत मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि चूंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी, एक हॉच पॉच गवर्नमेंट दोबारा आएगी, और उसमें अवाम जो है, चूंकि उनका एक रिएक्शन हमें नजर आ रहा है, उस नतीजे में जो भी हुकूमत सियासी आएगी, अगर किसी भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी की आती है, तो वो ज्यादा देर स्टेबल रहेगी नहीं। उसके पास ये रूम नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा कि वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके। वो अपोजिशन पे डिपेंड करेगी, और अगर अपोजिशन ने साथ नहीं दिया तो वो लगता ये है कि 6 से 8 महीने फिर वहां पे शायद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए,
या कोई नई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आ जाए? चले देखें, इलेक्शन में एक दिन रह गया है। वैसे मेरी जो कनाडा में बैठकर जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं बड़े क्लोजली सारे प्रोसेस को देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। अब तक जिस लॉबी की आप बात करें, जो ये बातें कर रही हैं कि शायद सिस्टम 6 महीने चले, 8 महीने चले, उसके बाद क्राइसिस स्टार्ट होगा, नहीं, ये तो वो लॉबी नहीं लॉबी कह तो रही राणा साहब, ये जो यहाँ के जर्नलिस्ट है ना, वो ये बातें कर रहे हैं। मैंने उनसे इंटरव्यूज किए वो, और उसकी तौसीक खुद हामिद मीर ने भी कर दी। उनका भी एक जी, मैं उसी इंटरव्यू आया तरफ है, ही आ रहा बिल्कुल। हूँ, उसी तरफ जी ही आ रहा जी। हूँ सर। यही वो मेजॉरिटी ग्रुप है जो अब तक ये कहता रहा है कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, हम्म। जबकि इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है ना? तो जी। आफ्टर द इलेक्शन मैं वैसे जो रिजल्ट्स को देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मैंडेट कोई बहुत ज्यादा तकसीम नजर आ रही है। मुझे ये 2013 का रेप्लिका नजर आ रहा है। अच्छा। 2013 को जो इलेक्शन था, आप 80 to 85% मुझे उसके क्लोज जो है वो नजर आ रहा है। आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है, लेकिन मेरा ये एनालिसिस ये कहता है कि 2013 के आसपास मैंडेट होगा। उसको आप थोड़ा सा जो है वो, नून लीग की सीट उस वक्त ज्यादा थी, लेकिन इसमें आप 10% 12% कम कर सकते हैं, और उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपोजिशन इंतहाई वीक होगी इस पूरे सिस्टम में, आप देख लीजिएगा। बल्कि 2 दिन के बाद अगले 48 घंटे में पिक्चर सामने भी आ जाएगी। अपोजिशन में सिर्फ पीपल्स पार्टी का एक रोल होगा, और वो भी एक दोस्ताना अपोजिशन का होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिकल क्राइसिस या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पीपल्स पार्टी इस मामले में सबसे ज़्यादा मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, और माजी में भी उनका किरदार बहुत पॉजिटिव रहा है। वो 18वीं तरमीम है या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, बल्कि डेमोक्रेटिक अगर अंदाज से देखें तो मुझे सबसे ज़्यादा मैच्योर जो है वो पीपल्स पार्टी नज़र आती है, उनकी टीम नजर आती है। तो उसका जो रोल मुझे लगता है कि वो फ्रेंडली अपोजिशन का होगा। अदरवाइज कोई ऐसी मुश्किलात मुझे नजर नहीं आ रही। विद इन 3 to 6 मंथ्स आप देखेंगे कि चीजें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। नहीं राणा साहब, अगर फ्रेंडली अपोजिशन होगी फिर तो नूरा कश्ती हुई ना। फिर तो देखे ना, डेमोक्रेसी के अंदर जो अपोजिशन होती है वो तो गवर्नमेंट के ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करती है ना। अब स्टेबिलिटी तो खुद ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करके ही होती है कि आप ये दुरुस्त कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। फ्रेंडली अपोजिशन का मतलब ये हुआ कि वो जिस तरह से अमेरिका में रेसलिंग नहीं होती, वो मारते नहीं है, वो पहले से डिसाइडेड होता है, वो कर कुछ और कर रहे होते हैं, लगता है कि वो मार रहे होते हैं। अच्छा नहीं, राणा चले मैं साहब ये। किसी और उसमें डाल देता हूँ। उसमें सर वो जो उसका रोल होगा पोजीशन का, वो सिर्फ तनकीदी नहीं होगा या तजहीक आमेज नहीं होगा, वो तनकीद बराए इसलाह होगा। द रीज़न है कि जो फाइनेंशियल जो इस वक्त क्राइसिस है पाकिस्तान में, उसको सब पॉलिटिकल पार्टीज रियलाइज करती हैं। वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि मुल्क माशी तौर पे मजीद जो है वो नाकामी की तरफ जाए या कमजोरी की तरफ जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राणा साहब, आप अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं तो क्या उनमें सीपैक के बारे में कोई विजन अच्छा है? क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में टैलेंटेड, जीनियस, अक्लमंद, पढ़ा लिखा, शरीफ बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता जब तक उसके पास पैसा ना हो। और पैसा तो आपको पता है, फिर कमाने के लिए आपने दाएं बाएं मुड़ना होता है। तो और फिर विद इन पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शंस भी नहीं होते। और मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई थिंक टैंक होगा। अभी मैं मंशूर देख रहा था बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज का, वो मंशूर वो पुरानी ही चीजें हैं, पुराने ही नारे 70 से लेकर वही चल रहे हैं, 80 और 90 की दहाई वाले। उसमें कोई मुझे विजन नजर नहीं आ रहा। तालीम के बारे में, इकोनॉमी को कैसे, कोई प्लान ही नहीं दे रहे कि इकोनॉमी कैसे वो रिवाइव करेंगे। आपको क्या लगता है, आप देखते हैं कि इनके पास विजन है सीपैक के बारे में? जी, मुझे अब तक नजर आता है। देखिए, पहली बात तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारी जो अस्करी गवर्नमेंट्स रही हैं, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही हैं, मुशर्रफ साहब की ज़ाहिर है एक अस्करी गवर्नमेंट थी, उनकी माशाल्लाह लगाया हुआ था उन्होंने। उनके दौर में भी वो सीपैक के हवाले से बड़े पॉजिटिव थे। बल्कि उनके दौर में सबसे बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ था कि फर्स्ट टाइम जो कराची गवादर के माबैन कोस्टल हाईवे की तामीर हुई थी, जिसने जो गवादर की पक्की सड़क की जो कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के साथ, फर्स्ट टाइम मुशर्रफ साहब के दौर में हुई। तो उनका रोल बड़ा पॉजिटिव रहा, और आज भी गवादर के लोग उसकी वजह से, क्योंकि पहले वो सफर 36 घंटे का था जो सुपर के 6 घंटे पर आ गया, तो एक उनकी जिंदगियों में बड़ा इनकलाब आया था उस कोस्टल हाईवे की वजह से। अच्छा। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी
उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई वो बहुत पॉजिटिव रही थ्रू आउट सीपेक के हवाले से। जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवली निगोसिएशन का हिस्सा रही और उन्होंने चाइना के साथ हर मुमकिन ताउन किया। नून लीग के टाइम पे अगर आप देखें तो नून लीग के टाइम पे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ, और जो पैसा ग्राउंड पे खर्च हुआ वो नून लीग उसका क्रेडिट भी लेती है कि वो बिलियंस डॉलर जो है वो लगा, और वो लगता नज़र भी है। मोटरवेज, हाईवेज, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें बनता हुआ पाकिस्तान में नज़र आया। ठीक है। और उसके बाद जो पीटीआई की गवर्नमेंट भी है वो भी आज तक इसका क्रेडिट लेती है सीपैक का, चाइना से रिलेशनशिप का। ठीक है। तो ओवरऑल जो पॉजिटिव चीज़ है अबाउट सीपैक वो ये है कि सारी सियासी कुव्वतें, इनके आपस में जितने भी इख्तलाफात हैं हो सकते हैं, बट तमाम सियासी जो पार्टीज हैं हमारी वो सीपैक के हवाले से पॉजिटिव हैं, और पाकिस्तान के लिए सीपैक का जो किरदार है वो नागुज़ीर है, उसको वो समझती हैं। ये दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। पर इस वक्त जो इम्प्रेशन है वो ये है कि नून लीग आ रही है, ये एक इम्प्रेशन है, बन चुका है। अगर नून लीग आती है तो पाकिस्तान में अगर कोई सीपैक को समझता है या जिसने सीपैक पे सबसे ज्यादा काम किया है, उस शख्स का नाम है अहसन इकबाल, जो अच्छा। नारोवाल से इलेक्शन लड़ते हैं। अमेरिका से वो हाईली एजुकेटेड पर्सन है, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। बहरहाल उन्होंने ओवरऑल जो सीपैक की अब तक जो इम्प्लीमेंटेशन है, काम है या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी सबसे ज्यादा है। और अगर नून लीग पावर में आती है, यू विल सी कि हसन इकबाल दोबारा से जो है वो सीपैक का चार्ज उनके पास होगा, और जिस तरह से एक्टिवली वो पहले काम कर रहे थे वो इस बार उम्मीद है कि उससे बेहतर काम करेंगे। मैं उनको ट्विटर पे फॉलो करता रहता हूँ। वो वाहिद मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जिनको खास तौर पे चाइनीज एम्बेसी ने लेटर लिखकर थैंक्स का जो है वो पीटीआई के दौर में चाइनीज एम्बेसी अच्छा। ने इस्लामाबाद से लेटर लिखा था। वो लेटर मेरे पास है, वो ट्विटर पे शेयर भी हुआ था कि आपका जो किरदार है, उसको फादर ऑफ सीपैक कहा था उन्होंने हसन इकबाल को चाइनीज एम्बेसी ने, कि आपका जो किरदार रहा है अब तक, जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, यू आर फादर ऑफ सीपैक। तो तो मदर उम्मीद ही है मदर कि ऑफ वो सीपैक फिर कौन है सर? मदर ऑफ सीपैक सर गवादर में होती हैं खातून जिन्होंने बहुत ज्यादा उसको प्रमोट किया है। उनकी डिटेल बाद में हम किसी दिन शेयर करेंगे। जो बलोच आवाज है, और अच्छा। गवादर के लोगों ने भी उसको वेलकम किया है और उसको प्रमोट किया है बहुत ज्यादा। और गवादर की जो मेजॉरिटी है वो सीपैक को या ओवरऑल चाइना की इन्वेस्टमेंट को बहुत कदर की निगाह से देखती है। अच्छा, जबरदस्त। ये तो आपने आज फिर एक फिर धमाके खेज खबर आपने दे दी कि फादर ऑफ सीपैक भी है और मदर ऑफ सीपैक भी है। बहरहाल राना साहब, जी उम्मीद तो हम यही करते हैं कि इलेक्शन हो, स्टेबिलिटी आए, और सीपैक जो है, मेरा ख्याल है ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान के पास, जो बल्कि एक वायबल रास्ता है। जो निज़ाम तब्दील हो रहा है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, और रीजन में पाकिस्तान ने अगर अपने असर और रसूख को कायम व दायम रखना है और बढ़ाना है, तो वो सीपैक ही है जिसके ज़रिए से मैं समझता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ, सारे स्ट्रैटेजिक थिंकर समझते हैं कि उससे पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये नेक्स्ट टाइम हम इस पे बात करेंगे फादर ऑफ सीपैक एंड मदर ऑफ सीपैक के ऊपर। और ये इंशाल्लाह, आपने तब बड़ी जबरदस्त बात की तक कि बलूचिस्तान से कोई इफेक्टिव आवाज है। आपके जी वक्त सर, का चलो बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच सर। अल्लाह हाफिज नाजरीन।